अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग माय चैनल नदीम कदीर। और इस चैनल में हम आपको एनईटी एंट्री टेस्ट के दो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और फिज़िक्स की प्रिपरेशन करा रहे हैं। आज हम रिव्यू करते हैं जो साउंड वेव का एक रिव्यू हमने करा दिया था, सेकंड रिवीजन है। और साउंड वेव के बाद अब हमने म्यूज़िकल साउंड के मुतालिक बात करनी थी। आपको बताया म्यूज़िकल साउंड क्या है। म्यूज़िकल साउंड बताया था कि आपके कानों पे आवाज़ पहुंच रही है, अगर वो रेगुलर पैटर्न से पहुंचे, उसमें सिमेट्रिक फ्लक्चुएशन हो, खुशगवार असर वो पैदा करती हो तो म्यूज़िकल साउंड है। अगर वो इरेगुलर से पहुंचे, रैंडम फ्लक्चुएशन हो तो वो अनप्लीजिंग इम्पैक्ट डाल रही हो तो नॉइज़ है। हम नॉइज़ को डिटेल में नहीं करना है, हमें म्यूज़िकल साउंड से मुतालिक बात करनी है। तो जब हम प्रॉपर्टीज़ म्यूज़िकल साउंड है तो हम उसमें क्या क्या देखते हैं, क्या क्या रिसर्च की गई। लाउडनेस ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव, पिच ऑफ साउंड वेव्स, क्वालिटी ऑफ साउंड वेव्स। अब डैश डिटरमिन द लाउडनेस ऑफ साउंड। अब लाउड हम कहते हैं लाउडनेस ऑफ साउंड जो है ऊंचा, क्लास में आप बैठे हों, टीचर की आवाज़ आप तक नहीं पहुंची तो आप टीचर से कहते हैं सर प्लीज़ लाउड बोलें। तो लाउड टीचर फिर वो लाउड बोलता है या लाउड स्पीकर या इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करता है। तो ये लाउडनेस का इन्हिसार किस पर है बताइए? एम्पलीट्यूड पर है, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव पर है, और ये ए स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एम्पलीट्यूड दुगनी कर दी जाए तो लाउडनेस 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। एम्पलीट्यूड 3 गुना कर दिया जाए तो लाउडनेस 15 हो जाएगी। अब ये एम्पलीट्यूड क्या होता है? हमने आपको बताया कि साउंड वेव कंप्रेशन रेरिफेक्शन की सूरत में सफ़र करते हैं, और जब साउंड वेव यहाँ पर पार्टिकल को कंप्रेस कर देंगी और पार्टिकल इस तरह इसको रेरिफेक्शन, फिर वो जब वो पास हो जाएगा तो दोबारा वो रेरिफेक्शन में आ जाएगा। तो ये कंप्रेस हो गया, ये रेरिफेक्शन, कंप्रेस रेरिफेक्शन। तो ये पार्टिकल अपनी जगह रहते हुए कुछ इधर मूव करेगा, कुछ इधर मूव करेगा। सेंटर पॉइंट से लेकर एक तरफ का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है बेटा, उस मैक्सिमम डिस्टेंस को नाम देते हैं हम एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। कंप्रेशन ले लें, रेरिफेक्शन ले लें, या आपके पास कंप्रेशन आ गया। कंप्रेशन यहाँ पे रहते हुए क्या करेगा बताइए? इस तरह से जो है मूव करेगा। तो सेंटर से लेकर एक जानिब जो मैक्सिमम तौर पर वो रेरिफेक्शन जाएगा तो उस पॉइंट तक का डिस्टेंस एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो एम्पलीट्यूड जो है वो क्या है बताइए? इस प्रोपोर्शनल है। लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। एंड इसके बाद कहा जा रही है डैश इज़ अ सेंसेशन डैट साउंड प्रोड्यूस इन ईयर डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिहाज से हम मेल की आवाज़, फीमेल की आवाज़ को उनकी फ्रीक्वेंसी के लिहाज से पहचान लेते हैं। बुलबुल की आवाज़ को, कौवे की आवाज़ को उसकी फ्रीक्वेंसी के लिहाज से पहचान लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट हम हमारे कानों पे जो सेंसेशन डेवलप होता है वो कहलाएगा पिच ऑफ साउंड। पिच ऑफ साउंड को जो बयान करते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रेव साउंड यानी आदमियों की मर्दाना आवाज़, श्रील साउंड ख़वातीन की श्रील आवाज़, इनके दरमियान जो डिफ्रेंशिएट किया जाता है बिकॉज ऑफ द पिच ऑफ द साउंड। साउंड एक एनर्जी है, साउंड वेव की सूरत में मूव करती है और वेव जो है वो एनर्जी को ट्रांसमिट करती है। अगर साउंड बहुत तेज़ हो, बाज़ जगहों पर एरोप्लेन वगैरह इस तेज़ी से साउंड डेवलप करते हैं उनकी एनर्जी कि वहाँ पे मौजूद बिल्डिंग के शीशे टूट जाते हैं। सम टाइम बादलों की गड़गड़ाहट, उससे साउंड डेवलप होती है, वो इतनी इंटेंस होती है कि वो इंसान के कान के पर्दे फट जाएं या जो है शीशे टूट जाएं। तो इसका मतलब है साउंड वेव एनर्जी ट्रांसमिट करती है। साउंड वेव के सामने कोई सरफेस रखा जिसका एरिया ए के बराबर है। अब साउंड वेव इसमें जितनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा पर सेकंड, उसको हम नाम देते हैं किसका? इंटेंसिटी का नाम देते हैं। इंटेंसिटी इज एनर्जी, इंटेंसिटी इंटेंसिटी इज एनर्जी डेट वेव ट्रांसमिट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी जिसे हमने आई से शो किया, ये बेटा एनर्जी है पर यूनिट एरिया
और पर यूनिट टाइम, ये इसका एनर्जी है, इंटेंसिटी। इसकी यूनिट एनर्जी को तो जूल कहते हैं, एरिया को मीटर स्क्वायर, टाइम को सेकंड। तो ये इसका फार्मूला है। जूल पर सेकंड को वाट का नाम भी दे सकते हैं, वाट पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट काफ़ी पूछी जाती है पेपर में कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड की यूनिट जो है वाट पर सेकंड स्क्वायर है। अच्छा, दो आवाज़ें एक कमरे में आप बैठे हों, बराबर वाले कमरे में आप और आपकी खाला बातें कर रही हैं, दोनों फीमेल हैं, दोनों की आवाज़ शरील है, दोनों की फ्रीक्वेंसी तकरीबन सेम है, लेकिन इसके बावजूद आप दोनों की आवाज़ में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ एक किसी और टून से बात करता है, दूसरा किसी और टून से, एक का हार्मोनिक अलग, दूसरे का हार्मोनिक अलग। तो हम दो मामूली सी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस रखने वाली चीज़ों को, सेम पिच वाली चीज़ों को पहचान सकते हैं ड्यू टू द क्वालिटी। तो सेम पिच रखने वाली चीज़ों को आप पहचान लें तो वो साउंड की क्वालिटी कहलाती है। ये वेबर फ्रेशनर लॉ कहता है, लॉग जो है वो इक्वल है के लॉग आई, के इंटेंसिटी लाउडनेस जो है वो लॉगरिथम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लॉगरिथम जो है वो लॉग ऑफ आई के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लॉग ऑफ आई। लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो लॉग ऑफ आई के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शन साइन ब्रेक करेंगे तो के लगा देंगे। अब इंटेंसिटी लेवल जिसे हमने पी से शो किया, जिसका ये डिफरेंस होता है दो लाउडनेस के दरमियान, ये के टाइम्स लॉग आई अपॉन आई नॉट, जबकि आई अपॉन आई नॉट रिलेटिव इंटेंसिटी कहलाता है। के की जगह 1 तो इस पी की यूनिट जो है वो बैल हो जाएगी, इंटेंसिटी यूनिट। के की जगह 10 लेंगे तो इसकी यूनिट डेसीबेल लेंगे। 10 डेसीबेल जो है 1 बेल के बराबर होता है। आई नॉट जो है वो 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर है। ये सबसे कम तरीन सरगोशी वाली साउंड है जो हमारा कान डिटेक्ट कर सकता है। कानों में सरगोशी की जाए उस वक्त जो इंटेंसिटी पहुंचती है वो 10⁻⁻12 है, उसे लीस्ट इंटेंसिटी का नाम देते हैं, फैंटेस्ट इंटेंसिटी का नाम देते हैं। इसकी वैल्यू 10⁻⁻12 होती है। अच्छा, साउंड वेव जो है वो इंटरफेरेंस का मुजाहरा करती हैं। आगे हम डिटेल में करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में। इंटरफेरेंस का मतलब दो वेव एक जगह पे पहुंच रही हैं तो वो एक दूसरे के इम्पैक्ट को इन्हांस कर देती हैं या जो है वो कैंसिल आउट कर देती हैं। अगर दो साउंड वेव जो किसी एक ही सोर्स से निकल रही हों आपके कानों पे पहुँचें तो होता क्या है, या तो आवाज़ बढ़कर सुनाई देगी या आवाज़ डेड हो जाएगी। जैसे सी साइड पर आप बैठे हैं, एक जहाज़ जो है वो सायरन इमिट कर रहा है, तो सायरन की आवाज़ आपके कानों पे पहुंच रही है और उसी सायरन की आवाज़ पानी से टकरा कर आपके कानों तक पहुंच रही है। तो दो साउंड वेव आप तक पहुंच रही हैं, एक डायरेक्ट सायरन की आवाज़ है और एक रिफ्लेक्टेड सायरन की आवाज़ है। तो सम टाइम आपको सायरन बहुत ऊपर देगा, सम टाइम सायरन बिल्कुल डेड हो जाएगा। तो सायरन की आवाज़ ऊंची सुनाई दे तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। वहाँ कहेंगे कि दोनों साउंड वेव एक दूसरे को इन्हांस कर दिया। और अगर बिल्कुल डेड हो जाए तो उसका मतलब ये होगा कि दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट कर दिया और जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। एक दूसरे को कैंसिल कर दें तो वो डेड जोन या साइलेंस जोन में चला जाता है। ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल कर दे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में साउंड बढ़कर सुनाई देती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में साउंड कैंसिल आउट हो जाती है। इस किस्म का मुजाहरा आप बीट्स वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। हमने आपको बताया न्यूटन्स लॉ के मुताबिक v जो है वो क्या है बताइए, अंडर रूट ऑफ p अपॉन रॉ के साथ है। ये p, e और डेंसिटी मीडियम की प्रॉपर्टी है। v जो है प्रोपोर्शनल है p के साथ। अगर इस p को इंक्रीज़ कर दिया जाए 4 टाइम्स तो मैथमेटिकली 4 टाइम बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी डबल हो जाएगी। ऐसा नहीं है, p बढ़ाने से रॉ में भी इजाफा हो जाता है, p बढ़ाने से डेंसिटी भी बढ़ जाती है।
रॉ आल्सो इंक्रीज, तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं आता इन वेलोसिटी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ख्याल रखिएगा। अगर हम किसी मीडियम की प्रेशर को बढ़ा दें 4 टाइम 5 टाइम कर दें, तो होगा ये कि वो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी भी बढ़ जाएगी और इनका इम्पैक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई चेंज जो है वो हमें नज़र नहीं आएगा। ठीक है बेटा। अब आइए यहाँ पर वेलोसिटी के अनुसार टेम्परेचर पर। अगर मीडियम का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, या v स्क्वायर बराबर t। अगर टेम्परेचर को 4 टाइम्स कर दिया जाए तो 4 लिखेंगे 4t, तो वेलोसिटी जो है वो ट्वाइस हो जाएगी, या कहेंगे 2 टाइम्स बढ़ जाएगी। इसी तरह से अभी बताया v बराबर है अंडर रूट ऑफ p अपॉन रॉ के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डेंसिटी जो है 9 टाइम्स, डेंसिटी को 9 टाइम्स कर दिया जाए तो v डिक्रीजेस 3 टाइम्स। ये 9 टाइम्स होगा, जवाब 3 आ जाएगा, तो 3 गुना जो है वो वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। एक मैक नंबर है जो एकॉस्टिक में, जो शॉक वेव में इस्तेमाल किया जाता है। ये मैक नंबर रेशो है स्पीड ऑफ बॉडी और स्पीड ऑफ साउंड। अब ऐसी ट्रेन, ऐसे जहाज़ बनाए जा चुके हैं जिनकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा है। सही, तो स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ इनको डिवाइड करके जो एक नंबर आता है वो मैक नंबर कहलाता है। इसकी मदद से हम जो है ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है ये साउंड की स्पीड से बड़ा है, साउंड की स्पीड से ज़्यादा स्पीड है, कम है। अगर मैक नंबर जो है लेस देन 1 हो, इसका मतलब स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा है। ऐसे मूविंग बॉडी की जो साउंड वेव हैं वो सब सोनिक कहलाती हैं। अगर मैक नंबर 1 दोनों बराबर आ जाए तो वो ट्रांससोनिक कहलाती हैं। मैक नंबर 1 के बराबर आ जाए तो उसका मतलब स्पीड ऑफ बॉडी स्पीड ऑफ साउंड बराबर है। अगर ग्रेटर देन 1 आ जाए, मतलब स्पीड ऑफ बॉडी, ट्रेन की स्पीड या किसी जेट प्लेन की स्पीड साउंड की स्पीड से बढ़ जाए तो वो सुपरसोनिक कहलाता है। और अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, शॉक हो जाए, तो वो हाइपरसोनिक कहलाता है, जहाँ मैक नंबर जो है हाइपरसोनिक बहुत ज़्यादा 1 से ग्रेटर हो जाएगा। तो आई होप ये जो है बेसिक बातें आपकी समझ में आई होंगी जो हमने आज म्यूज़िकल साउंड से मुतालिक आपको बताई। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर हम आपको जो है वो 2 रिव्यू हमने करा दिए। अब कुछ MCQ जो रिलेटेड करते हैं इनसे, ये रिव्यू आपने कर लिए तो समझे 90% आपने जो है वो MCQ आपने अटैम्प्ट कर लिए। इन वीडियो को 102 मरतबा देख लें, इनकी चंद बातें नोट कर लें और इनको जो है वो फिर इस बेस को सामने रखते हुए NAD के MCQ टेस्ट पेपर बनाया हमने, जो हम अपलोड करेंगे अपने ग्रुप में। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आप उस पेपर को अटैम्प्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। अपने रिव्यू ज़रूर दीजिएगा और तैयारी करें। दुआ है अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू।